हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन आपके सामने है माही नदी, ऑप्शन बी जायरे नदी, ऑप्शन सी लिम्पोपो नदी या फिर ऑप्शन डी नील नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जायरे नदी। दोस्तों, याद रखिएगा कि हमारी जो पृथ्वी है, आपको पता है कि हमारी पृथ्वी में जो सबसे बीच में जो अक्षांश रेखा जाती है, इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। अगर हम बात करें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम कहते हैं मकर रेखा। तो आपको पता है कि जो कर्क रेखा है उसको भारत की माही नदी 2 बार काटती है, और अफ्रीका की जो कांगो नदी है या फिर जो जायरे नदी है, ये जो है भूमध्य रेखा को यानी कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और अफ्रीका की जो लिम्पोपो नदी है, याद रखिएगा कि ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को काटती है, तो याद रखिएगा माही नदी काटती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो नदी काटती है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सी नदी विषुवत रेखा को यानी कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो याद रखिएगा जायरे नदी यानी कि कांगो नदी काटती है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ा गया? ऑप्शन आपके सामने 1986, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 1976 या फिर ऑप्शन डी 2009। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1976। दोस्तों, याद रखिएगा कि शिक्षा को पहले समवर्ती सूची में नहीं रखा गया था, इसे राज्य सूची में रखा गया था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने है पुष्यगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य या फिर ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, याद रखिएगा कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, लेकिन इन्होंने इस पर कोई भी अपना नाम अंकित नहीं करवाया था। लेकिन उसके बाद याद रखिएगा कि पुष्यगुप्त आए थे और उन्होंने इसको सही करवाया, और इस पर चंद्रगुप्त का नाम भी लिख दिया, उसके बाद अपना नाम भी लिख दिया। और उसके बाद स्कंदगुप्त का जब टाइम आया तो उन्होंने भी इसे पुनः से सही किया, और पुनः सही करवाने के बाद इसको सही करने के बाद इसमें तीनों लोगों का नाम लिखवा दिया। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, किसकी कमी से मरासमस रोग हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने है आयोडीन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन या फिर ऑप्शन डी रक्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन। दोस्तों, याद रखिएगा कि प्रोटीन की कमी अगर 1 साल से कम उम्र के बच्चों में हो जाता है तो उनमें मरासमस रोग हो जाता है, और अगर यही प्रोटीन बड़े लोगों में कम हो जाता है तो उनमें क्वाशियरकोर रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है मैडम क्यूरी, ऑप्शन बी क्रिश्चियन बर्नार्ड, ऑप्शन सी डॉक्टर डी दुबे या फिर ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना। दोस्तों, याद रखिएगा कि हरगोविंद खुराना ने ही जीन का संश्लेषण सबसे पहली बार प्रयोगशाला में किया था, इसीलिए भारत की तरफ से सबसे पहली बार चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार हरगोविंद खुराना को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन बी हडसन की खाड़ी, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैक्सिको की खाड़ी। दोस्तों, याद रखिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि किस खाड़ी की तटरेखा लंबाई सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा कि हडसन की खाड़ी की तटरेखा लंबाई सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन, इटालियन ऑफ द ईस्ट किस भाषा को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने अंग्रेजी, ऑप्शन बी डोगरी, ऑप्शन सी तेलुगु या फिर ऑप्शन डी कोंकणी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेलुगु। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत की जो तेलुगु भाषा है इसे इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि तेलुगु भारत के किस किस राज्य में बोली जाती है, तो याद रखिएगा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि डोगरी कहाँ पर बोली जाती है, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कोंकणी कहाँ की भाषा है, तो याद रखिएगा गोवा की भाषा है। अगला क्वेश्चन, इग्नू की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने 1961, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1985 या फिर ऑप्शन डी 1995। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1985।
दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में इग्नू की स्थापना जो की गई थी वो 1985 में की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिएगा 1961 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, लवण नदी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है लूनी नदी, ऑप्शन बी काली नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी या फिर ऑप्शन डी दामोदर नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लूनी नदी। दोस्तों याद रखिएगा कि गुजरात की जो लूनी नदी है इसे लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच विवाद का कारण है, तो याद रखिएगा काली नदी है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि खुला नाला किस नदी को कहा जाता है, तो याद रखिएगा यमुना नदी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जैविक मरुस्थल किस नदी को कहते हैं, तो याद रखिएगा दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, लघु हिमालय की ढालों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है दून, ऑप्शन बी द्वार, ऑप्शन सी प्यार या फिर ऑप्शन डी मर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्यार। दोस्तों याद रखिएगा कि जो लघु हिमालय है इस पर ही आपको अधिकतर पर्यटन स्थल मिलेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, ये सब जो है वो सब लघु हिमालय में आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लघु हिमालय पे जो ढाल पाए जाते हैं इनमें जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं इनको जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है और उत्तराखंड की तरफ इनको कहा जाता है प्यार। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो लघु हिमालय में घाटियां पाई जाती है इनमें जो पूरब की ओर जो घाटियां होती हैं इनको क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा पूरब की ओर इनको कहा जाता है दून और जो पश्चिम की ओर इनको कहा जाता है तो द्वार कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि हरिद्वार, जैसे दून की बात करें तो आपको दिखा होगा देहरादून। अगला क्वेश्चन, धान का कटोरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है झारखंड, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। दोस्तों याद रखिएगा कि धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बादामी क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने है टमाटर उत्पादन, ऑप्शन बी उर्वरक उत्पादन, ऑप्शन सी मसाला उत्पादन या फिर ऑप्शन डी पेट्रोलियम उत्पादन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मसाला उत्पादन। दोस्तों याद रखिएगा कि बादामी क्रांति का संबंध जो है वो मसाला उत्पादन से है। अगर आपसे पूछा जाता है कि लाल क्रांति का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा कि टमाटर और मांस उत्पादन से है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा उर्वरक उत्पादन से है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कृष्ण क्रांति का यानी कि काली क्रांति का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा पेट्रोलियम उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन, फलों की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने आम, ऑप्शन बी बेर, ऑप्शन सी केला या फिर ऑप्शन डी लीची। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लीची। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में फलों का राजा आम को कहा जाता है और फलों की रानी लीची को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि गरीबों की मेवा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा बेर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है रांची, ऑप्शन बी कपूरथला, ऑप्शन सी बंगलुरु या फिर ऑप्शन डी राउरकेला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी कपूरथला। दोस्तों याद रखिएगा कि बागीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। और अगर आपसे घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का बागीचा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा बंगलुरु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी तिलहन फसल नहीं है? ऑप्शन आपके सामने आलू, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी सूर्यमुखी या फिर ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आलू। दोस्तों याद रखिएगा कि तिलहन फसल उन्हें कहा जाता है जिनसे तेल निकाला जाता है। तो याद रखिएगा कि आलू की फसल से तेल निकाला नहीं जाता है, इसलिए इसे तिलहन फसल के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है गेहूं, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी चाय या फिर ऑप्शन डी कपास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जूट। दोस्तों याद रखिएगा कि जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, काला महादेश किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने यूरोप, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी एशिया या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफ्रीका। दोस्तों याद रखिएगा कि अफ्रीका को काला महादेश कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है, तब भी आपका आंसर हो जाएगा अफ्रीका को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किस महाद्वीप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों होकर गुजरती है, तब भी आपका आंसर हो जाएगा अफ्रीका को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 0 डिग्री देशांतर रेखा, ऑप्शन बी 90 डिग्री देशांतर रेखा, ऑप्शन सी 180 डिग्री देशांतर रेखा या फिर ऑप्शन डी 360 डिग्री देशांतर रेखा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 180 डिग्री देशांतर रेखा। दोस्तों याद रखिएगा कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है और 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन,
भारत में वन महोत्सव शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन आपके सामने सलीम अली, ऑप्शन बी कैलाश सांगला, ऑप्शन सी के एम मुंशी या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एम मुंशी। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में वन महोत्सव शुरू करने का श्रेय के एम मुंशी को जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि 1 से 7 जुलाई को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने फास्फोरस, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी ब्रोमीन या फिर ऑप्शन डी आयोडीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिंक। दोस्तों याद रखिएगा कि जो इंसुलिन है ये हमारे अग्नाशय से ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, और अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमें शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। और याद रखिएगा कि इंसुलिन में जिंक धातु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? ऑप्शन आपके सामने 1 मिनट, ऑप्शन बी 4 मिनट, ऑप्शन सी 1 घंटा या फिर ऑप्शन डी 15 मिनट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 मिनट। दोस्तों याद रखिएगा कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री घूम जाती है, तो याद रखिएगा 15 डिग्री घूम जाती है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जॉन मैथाई, ऑप्शन सी राजकुमारी अमृत कौर या फिर ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। दोस्तों याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, और इन्हीं के जन्मदिन पर हम 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री कौन थी, तो याद रखिएगा राजकुमारी अमृत कौर थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा जॉन मैथाई थे। अगला क्वेश्चन, एलिफेंट जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है मुंबई, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी श्रीलंका या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। दोस्तों अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।